हाँ, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। अब दो तीन चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेरे दोस्तों और मित्रों। बात यह है कि कई बच्चों के जो कमेंट आते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते हैं ना बाद में, वीडियो के बाद में, जैसे मैं कभी देख लेता हूं तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये पटवारी की भी है क्या। जो ये क्लास चल रही है राजस्थान की जीके जीएस की क्लास में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, आपके वो क्या बोलते हैं राज व्यवस्था वाला पार्ट, आर्ट एंड कल्चर, ये कंप्लीट होगा। दूसरी चीज, कुछ बच्चे ये कहते हैं सर देवेंद्र सर कहाँ गए, देवेंद्र सर। भाई एक समय दो टीचर थोड़ी पढ़ा सकते हैं। अभी जैसे मैं जिस दिन नहीं आऊँगा उस दिन मेरी जगह देवेंद्र सर क्लास लेंगे। ये राजस्थान की जीके जीएस की क्लास मैं और देवेंद्र सर करवाएंगे, ठीक है। वो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री वाला पोर्शन करवाएंगे, मैं ज्योग्राफी वाला, इकोनॉमिक्स वाला और राज व्यवस्था वाला पोर्शन मैं करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। पहली बात ये क्लियर, तो दोबारा कोई परेशान नहीं होगा इस बात के लिए। देवेंद्र सर लेंगे, उनकी जो जैसे जिस दिन मैं नहीं आऊंगा उस दिन ये क्लास लेंगे, रेगुलर क्लास चलेगी आप लोगों के लिए। तीसरी चीज, कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये किस किस के एग्जाम के लिए है, महिला सुपरवाइजर के भी क्लास लगाओ, ये लगाओ। तो भाई देखो, जो आपका सिलेबस है ना, उस सिलेबस में राजस्थान का जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस के अनुसार ये क्लास है। जिसका जो सिलेबस है वो टॉपिक पढ़ लो, जिसका नहीं है वो मत पढ़ो, आराम से फिर कोई दूसरा टॉपिक देख लो। तो देखो किस किस के लिए मैंने लिख दिया, आरएस, एसआई, स्कूल व्याख्याता, ग्रेड सेकंड शिक्षक, रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, महिला सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट, पटवार, कॉलेज व्याख्याता। लैब असिस्टेंट, अब पेपर का लेवल की मैं बात करता हूं आपसे, पेपर के लेवल की। तो पेपर का लेवल क्या होता है दोस्तों, पेपर का जो लेवल होता है वो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो चाहे किसी का भी एग्जाम हो, पेपर का लेवल अच्छा ही आता है और उस अपन अच्छे लेवल से ही पढ़ा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं है कि हम हल्के लेवल से करा रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल से करवा रहे हैं और बढ़िया तरीके से। बस आप मन लगा के पढ़ते रहो, ठीक है। कोई प्रश्न नहीं आए तो पूछ लिया करो, ठीक है। अब दूसरी, जब 24 घंटे क्लास चल रही है, टाइम पीरियड कहां से बढ़ेगा इसका। तो 24 घंटे क्लास चल रही है। हाँ, एलडीसी का जो 9 तारीख वाला एग्जाम है उसके लिए आप टेंशन मत लो, कुछ रामबाण औषधियां बताएंगे, लेकिन वो चीजें आपको बताएंगे 2 या 3 दिन पहले बताएंगे। इंपॉर्टेंट इस तरीके का रणनीति बना के एग्जाम देना, 16 तारीख का है उसके लिए भी बताएंगे आपको, तो आप इसके लिए टेंशन मत लो। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी बात की बात है, एसआई में है, इंडियन ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, महिला सुपरवाइजर में भी है, ठीक है। तो वो बात की बात है। दूसरी चीज, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसमें जीके वाली क्लास में मनोविज्ञान के लिए कमेंट करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास चल रही है, उसमें जितने भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। जो टॉपिक जिसके सिलेबस में उसको पढ़ लो, अगर वो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको मत पढ़ो। सिंपल सी बात है ये चीजें, तो आप थोड़ा सा इस तरीके से देख के करो, आराम से, बढ़िया है। हाँ, एग्रीकल्चर वाला टॉपिक करवा देंगे यार। एग्रीकल्चर में क्वेश्चन जो आ रहे हैं आर्थिक समीक्षा से आ रहे हैं। आप आर्थिक समीक्षा वाला वीडियो देखो ना, मैंने जो 100 क्वेश्चन मैंने 17 जुलाई 2018 को वाईफाई स्टडी की ऐप पर मैंने 100 प्रश्न आर्थिक समीक्षा का निचोड़ डाला हुआ है। उसमें से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा, आप उसको पढ़ के चले जाओ। पिछली बार दालों का पूछ लिया, उत्पादन पूछ लिया, विद्युत का पूछा हुआ है उसमें से, आप उसको पढ़ के तो जाओ ना, पढ़ते ही नहीं हो, उसको पढ़ो ना। निवेदन करने की जरूरत ही नहीं है। एग्रीकल्चर वाला टॉपिक में से जो मैं क्वेश्चन बता रहे हैं वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उनको पढ़ लो। क्वेश्चन डाले हुए हैं, उसको पढ़ो तो सही। आर्थिक समीक्षा वाला जितना पढ़ाया जो मैंने, और आप ये जब पॉलिटिकल वाला पोर्शन जब आएगा तो पॉलिटिकल वाला करवाएंगे, उसमें आप टेंशन मत लो, सारा बढ़िया तरीके से चलेगा। अब सारे दोस्त है ना, इसमें क्या है कि आप जैसे देखते हो ना, तो कईयों के पास में क्या है, नोटिफिकेशन नहीं पूछता है यहाँ से, तो आप लोग इसको शेयर कर दिया करो। शेयर करते ही क्या है, जो आपके जितने भी दोस्त हैं जो इसको सब्सक्राइबर किया हुआ है इस चैनल को, उनके पास में यदि नोटिफिकेशन नहीं पूछता है तो वो पता लग जाएगा भाई क्लास चालू हो गई है, तो वो देखने लग जाए। और एक जैसे लाइव चलता है उसमें मजा कुछ और आता है, बाद में देखते हैं कुछ और मजा आता है, तो ये चीजें होती है। तो और आपकी कोई समस्या नहीं है। और आप ये संबंधित कमेंट आप संबंधित करो, जो पढ़ाई है वो उससे करो, ये सारी चीजें हैं तो बढ़िया थे। हाँ बढ़िया है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो कुछ ऐसा है, भगवान कोई नहीं होता दोस्तों, कुछ और कुछ त्रुटियां होती है, ठीक है ना। तो कुछ त्रुटियां हर इंसान से होती हैं, तो आप उन पे ध्यान मत दो, अच्छे से आप पढ़ाई करो। दूसरी चीज ये है कि बुक की बात करते हैं, तो बुक के लिए मैंने देखो आपको पहले भी बता दिया था, ज्योग्राफी की बुक राजस्थान के हर जिले में हर बुक स्टोर पर उपलब्ध है। मेरी वाली मैं बता रखा हूँ, देविंदा पब्लिकेशन से है, लेखक राजेंद्र शर्मा, पहले मेरा वीडियो डला हुआ उसमें देख लेना, आप लो आराम से पढ़ो उसको, और जहाँ सारा कुछ चल रहा है आराम से
सिस्टमेटिक तरीके से करो। अब इसको एक बार है ना सब फटाक से लाइक और शेयर मार दीजिए, जिससे कंटिन्यू पढ़ाई हो। ठीक है, करते हैं शुरू अपन। कल मैंने आपको पढ़ा के गया था, कल मैंने बताया था मेरे दोस्तों आपको कि राजस्थान का सामान्य परिचय चल रहा है, अभी 2-3 दिन चलेगा ये सामान्य परिचय। तो कल मैंने यहाँ तक बता दिया था आपको कि भाई राजस्थान को, राजस्थान शब्द किसने दिया, कैसे कैसे क्या था, तो और एकीकरण में कौन से चरण में इसको राजस्थान नाम दिया गया था, ये चीज़ें आपको मैंने कल बता दी थी। ठीक है, तो अब देखो आगे की बात करते हैं, अगली बात करते हैं। तो निर्माण के समय की बात कर रहा हूं मैं। निर्माण, तो राजस्थान का कंप्लीट निर्माण हो गया था 1 नवंबर 1956 में। ये याद रखना, राजस्थान का कंप्लीट यानी कि राजस्थान बनके कब तैयार हो गया था, 1 नवंबर 1956 में। अब वो एकीकरण, एक राजस्थान का एकीकरण है, देवेंद्र सर करवाएंगे आपको कितने चरणों में राजस्थान का एकीकरण, वो हिस्ट्री का पार्ट आ जाता है। अगर वो भी होगा तो मैं इसके बाद में वो भी करवा दूंगा। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो चीजें अपन देख लेंगे। तो राजस्थान का निर्माण हुआ 1 नवंबर 1956 और निर्माण के समय जिलों की संख्या, निर्माण के समय अगर पूछ ले आपसे राजस्थान में जिलों की संख्या, तो दोस्तों 26 थी। निर्माण के समय जिलों की संख्या राजस्थान में कितनी थी, 26 थी। और एक चीज और बता देता हूं मैं, आपका 26वां जो जिला था वो अजमेर बनाया गया था। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा। 26वां अजमेर था। वर्तमान में जिलों की संख्या कर लेते हैं बात, फिर अपन पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। वर्तमान में 33 जिले हैं, ये आपको पता ही है। वर्तमान में 33 जिले हैं, तो 26वां इधर आ गया। मैं बात करता हूं 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 की। 28वां जिला कौन सा है, 29वां कौन सा है, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां। तो ये जिलों की संख्या अपन बात करते हैं। तो याद रखना, एक याद रखना, 27 पे धौलपुर लगा लेना। 27वां जिला कौन सा था, धौलपुर। 27वां जिला आपका धौलपुर था। उसके आगे मैं कोड बता देता हूं आपको मेरे दोस्तों। इसका कोड है BDRHKP, ये एक कोड है इसका। ये कोड है BDRHKP। BDRHKP ये क्रमबद्ध है। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि निर्माण के आधार पर जिलों का सही क्रम है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले और ऑप्शन में आपको ABCD में 4-4 जिले दे। तो मेरे दोस्तों आपको ये कोड याद रखना, BDRHKP धौलपुर जिला याद रखना है 27वें नंबर का। 26 निर्माण के समय जिलों की संख्या 26 थी, 26वां लास्ट अजमेर था। उसके बाद में देखो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 की बात करते हैं। तो BDRHKP, इनकी डेट भी बताऊंगा। B का मतलब है 12, D का मतलब है दौसा, R का मतलब है राजसमंद, H का मतलब है हनुमानगढ़, K का मतलब है करौली और P का मतलब है प्रतापगढ़। समझ में है ना, P का मतलब है प्रतापगढ़। तो एक चीज याद रखना, अजमेर, धौलपुर, अब ये क्रम है, ठीक है। 27वें नंबर का कौन सा है, धौलपुर है। और ये एक चीज याद रखना मेरे दोस्तों, ये क्रम इसमें परीक्षा में जैसे पूछ ले कि निर्माण के आधार पर जिलों का सही क्रम है, और यहां से आपको उठा के दे दे 4-4 जोड़े, 1, 2, 3, 4, 5 ये जोड़े दे दे, तो याद रखना BDRHKP। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है। अभी मैं आपको देखो इस चैप्टर के बाद में क्वेश्चन कराऊंगा, घुमा घुमा के क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए मैं भी बता रहा हूं, इनको ध्यान से सुनना। क्वेश्चन पूछे आपसे, ऐसे पूछ ले, राजस्थान में प्रतापगढ़ से पूर्व कौन सा जिला बना था, तो कौन सा जिला बना हुआ है, करौली बना हुआ है। या ऐसे पूछ ले, राजस्थान के अंतिम जिले के निर्माण से पूर्व निम्न में से कौन से 3 जिलों का निर्माण हुआ था, तो 3 जिले पूछ रहा है आपसे। तो 3 जिले कहां से उठाने हैं आपको, राजसमंद, हनुमानगढ़ और करौली से उठाना है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं इनके निर्माण की। तो डेट देखो, इसकी स्थापना हुई थी, धौलपुर बना था 15 अप्रैल 1992 में। आपको याद रखना है 15 अप्रैल 1982 में, 92 नहीं सॉरी 82, 15 अप्रैल 1982 में आपका
27वां जिला कौन सा बनाया गया था? धौलपुर बनाया गया था। उसके बाद में 3 जिले एक साथ बने आपके, बारा, दौसा, राजसमंद। ये आपके जो जिले बने 10 अप्रैल 1991 में। ये 3 जिलों की डेट याद रखनी है आपको। 10 अप्रैल 1991, ये 91 10 अप्रैल 1991, तो 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर, 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने हैं, बारा, दौसा, राजसमंद एक साथ बनाए गए हैं। अब बच गए 3 जिले, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। तो हनुमानगढ़ के लिए आपको याद रखना है 12 जुलाई 1994 और 19 जुलाई 1997। 12 जुलाई 1994 और इसका था 19 जुलाई 1997 और ये था 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 प्रतापगढ़ बना 26 जनवरी 2008 में। मैं यहां लिख देता हूं, नहीं दिख रहा हो तो 26 जनवरी 2008 में राजस्थान का कौन सा जिला बना है? प्रतापगढ़ जिला बना हुआ है। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। ये जिले मैंने आपको यहां तक मैंने आपको बताया। अब इन 33 जिलों में बात कर लेता हूं मैं कि सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला और सबसे बड़ा जिला। अब किसके आधार पर बात कर रहे हैं अपन? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला राजस्थान का है धौलपुर और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जिला है जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा जिला है? जैसलमेर है और सबसे छोटा धौलपुर है। जैसलमेर राजस्थान का धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है, गुना बड़ा। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि धौलपुर से जैसलमेर कितना गुना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा जिला है जैसलमेर से, जैसलमेर धौलपुर से। ठीक है, तो मेरे दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 33 है। सबसे छोटा धौलपुर, सबसे बड़ा जैसलमेर। और जैसलमेर है ना 12.66 गुना बड़ा जिला है किससे? धौलपुर से। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ूं मैं। ठीक है, अब आगे की बात दोस्तों संभाग की बात करते हैं। तो मेरे कई दोस्तों को तो अभी तक ये भी पता नहीं कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है। और इसमें हंसने की बात भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारों को जो लैब असिस्टेंट के हैं, जिनने 12th पास किया है अभी बेचारों ने, उनको नहीं पता। जिनका फील्ड आपके ठीक है, और आपको ये पता होगा मेरे दोस्तों कि भाई जो साइंस बैकग्राउंड से उनको नहीं पता। तो संभाग कितने हैं वर्तमान में? 7 संभाग की बात करते हैं। वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। और 7 संभागों की बात करते हैं तो राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है इसकी शुरुआत हुई थी। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1949 में। एक चीज याद रखना, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1949 में। परीक्षा में प्रश्न पूछ ले, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1949 में बताना है। और जब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी तो इस समय संपूर्ण राजस्थान को 5 संभागों में विभाजित किया गया था। 5 संभागों में बांटा गया था। संपूर्ण जिलों को 5 संभागों में बांट दिया गया था। आगे की बात करते हैं। राजस्थान का नया जिला जयपुर से पृथक कर अजमेर को बनाया गया था। अजमेर को बनाया गया था। अगर आपसे पूछे कि जयपुर से पृथक कर राजस्थान का कौन सा जिला बना था, तो अजमेर जिला बना था। और 1 नवंबर 1956 जब अजमेर को जयपुर से पृथक करके एक नया जिला बनाया गया था, तब राजस्थान का 6वां संभाग
कौन सा बना था? अजमेर बना था। छठवां संभाग कौन सा बना था? अजमेर बना था। तो ये याद रखना, संभाग 7 है। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हुई थी। 1949 में जब संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की तो राजस्थान के संपूर्ण जिलों को, जितने भी जिले थे उनको 5 संभागों में बांट दिया गया था। राजस्थान का नया जिला जयपुर से पृथक कर अजमेर को बनाया गया था, और जयपुर से पृथक कर अजमेर को जो जिला बनाया गया था उसका ये था 1 नवंबर 1956 को, जब राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण हो गया था तब इस जयपुर से पृथक करके एक नया जिला बना दिया गया। तो उस समय संभाग कितने थे अपने? 5। और 1 नवंबर 1956 को जब पृथक करके संपूर्ण राजस्थान से एक नया जिला अजमेर बनाया, तब उस समय राजस्थान का 6वां संभाग किसको बना दिया गया था? अजमेर को बनाया गया था। और 7वां संभाग की बात करें अपन, वसुंधरा राजे जी ने वर्ष, अब देखो जो राजस्थान में पहले कितने संभाग थे? 5, फिर कितने थे? 6, अब वर्तमान में कितने हो गए? 7, और 7वां बना 4 जून 2005 को। ये आपको याद रखना है, 4 जून 2005 को ये संभाग बन गए। राजस्थान में ये संभागीय व्यवस्था थी, तो आपको ये याद हो गएगा 7 संभाग हैं। शुरुआत 1949 में हुई थी, 5 थे, फिर 6ठा संभाग अजमेर बना था। उसके बाद में जो बना वो भरतपुर, सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है आपका? भरतपुर नवीनतम संभाग है। तो थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं अपन। ये संभाग लिखा मैंने, तो देखो संभागीय व्यवस्था शुरुआत 1949 में, बंद किया इसको 1962 में, और बंद किसने किया था इसको? मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभाग व्यवस्था को बंद कर दिया। पुनः प्रारंभ हुई थी 1987 में, और 1987 में प्रारंभ किसने किया था? हरिदेव जोशी सरकार ने। हरदेव जोशी सरकार ने। तो अब ये संभाग के बारे में मैंने बताया। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हुई। संभागीय व्यवस्था को बंद किया मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने 1962 में, और 1987 में पुनः हरदेव जोशी सरकार ने इसे चालू कर दिया। ठीक है, तो परीक्षा में पूछ रहे दोस्तों कि संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया, इसको चालू पुनः किसने किया, और शुरुआत कब हुई? वर्तमान में संभाग कितने मेरे दोस्तों? राजस्थान में संभाग है 7। और कौन सा जिला किस संभाग में आता है? एक क्वेश्चन इसमें आता है। पिछली बार राजस्थान में एक प्रश्न पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा जिला सुमेलित नहीं है, और ऑप्शन में दे दिया मेरे दोस्तों उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, सिरोही। ये प्रश्न आरएस में पूछा हुआ है मेरे दोस्तों, और प्रश्न था निम्न में से कौन सा जिला सुमेलित नहीं है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो इसका आंसर, सही आंसर कौन सा था? सिरोही आंसर है, क्योंकि 3 जिले उदयपुर संभाग के हैं, सिरोही जिला जोधपुर संभाग का है, और यहीं से ये प्रश्न पूछा मेरे दोस्तों। तो आपको अब समझ आया होगा कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे सोल्व होंगे, और इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए अपन को संभाग पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको आगे के संभाग बताने जा रहा हूं, तो संभाग को कोड वाइज में याद कराता हूं। राजस्थान के अपन पढ़ रहे हैं संभाग। अब संभाग बन गए, फिर अक्षांश, देशांतर रेखाएं, स्थिति, वो सब आएंगी। पहले एक बार संभाग जिले की बात कर लेते हैं इनकी। ठीक है दोस्तों, और कल की क्लास में आप एक काम करना मेरे दोस्तों, राजस्थान का एक खाली मानचित्र लेना। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। मेरे पास मानचित्र नहीं है, ये जैसे खाली पेज है, ऐसे ब्लैंक जो मानचित्र आता है राजस्थान का वो लेके आना। उसमें क्या है
कि जिले आप भर लेना, जिले भर लेना उसमें सारे, ठीक है। जिले भरने के बाद में मैं ये बताऊंगा, परीक्षा में एग्जाम में प्रश्न आता है कि राजस्थान का कौन सा जिला कितने डिग्री अक्षांश पे, कितने डिग्री देशांतर पर है। तो मैं उसकी एक ट्रिक बता दूंगा, सिंपल सी ट्रिक है, आप अपने पास में नक्शे लेके बैठना, मैं जैसे जैसे तरीका बताऊं उस तरीके के अनुसार उसको करते जाना, अपना आप समझ में आता जाएगा कि क्या करना है। मेरे पास में एक पेज रहेगा, उस पेज के अनुसार मैं बताऊंगा कि अब ऐसे मोड़ो, ऐसे करो, वैसे करो, टेढ़ा करो, मेढ़ा करो, सब समझ में आ जाएगा। तो आप ये लेके आना कल, ठीक है। अब संभाग की बात करते हैं मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, जैसे उदयपुर संभाग की बात कर लेते हैं। उदयपुर संभाग, पिछली बार सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछ लिया, संभागों से आते ही रहते हैं उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग का एक कोड है, मैं कोड लिख रहा हूं, राज डूंगर पर चढ़कर बांस उठा। कोड लिख दिया मैंने, राज डूंगर पर चढ़कर बांस उठा। ये जिले भी हो गए और कोड भी याद हो गया। उदयपुर में उदयपुर में आपको पता ही है मेरे दोस्तों, राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांस सबसे ज्यादा होते हैं, बांस की खेती सबसे ज्यादा होती है। बांस एक प्रकार की घास है और बांस की सबसे ज्यादा जो खेती होती है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में होती है। और दक्षिणी भाग में एक जिला है उदयपुर। उदयपुर संभाग की बात करते हैं तो बांस को उठाना है, तो क्या लिखा, राज डूंगर पर चढ़कर बांस उठा। समझ में? तो देखो, राज का मतलब हो गया राज संबंध, डूंगर का मतलब हो गया डूंगरपुर, पर का मतलब हो गया प्रतापगढ़, च का मतलब हो गया चित्तौड़गढ़, बांस का मतलब हो गया बांसवाड़ा और ऊ का मतलब हो गया उदयपुर। जिलों की संख्या हो गई 6। परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 6। अब आपको बताना है कि कौन कौन से जिले हैं। तो देखो, राज डूंगर पर चढ़कर बांस उठा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, राज डूंगर पर चढ़कर बांस उठा। चले आगे, नेक्स्ट संभाग की बात कर ले में कोटा संभाग, दक्षिणी पूर्वी भाग में कोटा संभाग की बात कर लेते हैं। तो कोटा संभाग का एक मैं कोड लिख रहा हूं दोस्तों, कोड से समझो आप इसको कि क्या हुआ दोस्तों। एक कोई जैसे आप सपोज करो आपकी नौकरी लग जाए, नौकरी लगने के बाद में आपको सरकार तनख्वाह देगी, पैसा देगी मेरे दोस्तों। फिर आपकी उम्र होते होते आप रिटायर्ड हो जाओगे। रिटायर्ड होने के बाद में आपको बहुत सारा पैसा एक साथ मिलेगा, पीएफ का जो जमा हुआ होता है वो पैसा वगैरह वगैरह बहुत सारा पैसा मिलेगा। अब क्या करोगे मेरे दोस्तों, आप उस पीएफ को पैसा लेने के लिए आपको दफ्तर में चक्कर लगाने पड़ेंगे। समझ में आया ना? अब दफ्तर में चक्कर लगाने पड़ेंगे तो कोई बेचारा मेरा जैसा, आप जैसा कोई साथी था, दफ्तर में चक्कर लगा रहा था, उसको क्या हुआ कि वो पीएफ का पैसा नहीं मिल रहा था, बेचारा इतना दुखी हो गया। क्योंकि आज का जमाना कैसा है कि काम कर दोगे तो कुछ दोगे तो काम हो जाएगा, नीचे से दे दो ऊपर से फाइल ले लो आपकी। समझ में आया ना? क्योंकि एक आप हिंदी में किताब थी, हिंदी में एक पहले लेसन चलता था, पन आप भोला राम का जीव सुना होता आपने। तो भोला राम का जीव है ना, भोला राम का जीव बेचारा उस फाइलों में अटक के रह गया था, ठीक है। तो ऐसे है ना, नीचे से दोगे तो कुछ होगा। अब एक बेचारा दुखियारा था और वो बाबू बड़ा परेशान करता है, तो बेचारा राजस्थानी भाषा में क्या बोलता है कि बाबू जी मारी और बी झांको। ये मैंने एक कोड लिख दिया, बाबूजी मारी और भी झांको। मारी और झांकने का मतलब होता है देखना, झांकने का मतलब क्या होता है, देखना। समझ में है ना? तो जिनको आता है उनको पता है, जो अलग अलग सबके अलग अलग कोड हैं। तो कोई बेचारा जाके रिक्वेस्ट करता है बाबू मारी और भी झांको। तो मेरे दोस्तों, बा से बना आपका 12, बू से बना आपका बूंदी। ये चीज आपको सेंटेंस को पूरा करती है। झा से बना झालावाड़ और को से बना आपका कोटा। जिलों की संख्या कितनी है, 4। जिलों की संख्या कितनी है,
4। तो इट इज क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे की ओर गमन करते हैं अपन मेरे दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। ये लो, आगे बात करते हैं अपन अजमेर संभाग की। ये आपका है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग की बात करते हैं तो अजमेर संभाग का एक कोड है। राजस्थान में एक जाति रहती है भील, और भील राजस्थान के दक्षिणी भाग में अपनी आजीविका कमाने के लिए बनाती है टोकरी। तो भील की टोकरी में, और भाई साहब भील की टोकरी में जो जितने भी सपेरे होते हैं वो क्या रखते हैं, नाग। तो भील की टोकरी में नाग आया, भील की टोकरी में नाग आया, ये कोड लिख दिया। भील टोकरी बनाती है और इन जो सपेरे होते हैं वो टोकरी में नाग रखते हैं। तो भील की टोकरी में नाग आया। समझ में आया ना? अरे मेरे भाई ये सर इंग्लिश में बताओ तो मेरे प्रभु, ये इंग्लिश में नहीं है। अभी इंग्लिश में क्या बोलूं इनको, भील की टोकरी में नाग आया, तो इंग्लिश में क्या बोलूं इसको, मेरे को सेंटेंस बना लो आप इसको, ये तो कोड है ये तो, ठीक है। तो भील का मतलब होता है भीलवाड़ा, टोकरी का मतलब होता है आपका टोंक, में का कुछ नहीं है, नाग का मतलब होता है नागौर, और ऐसे बन गया आपका एक जिला अजमेर। और जिलों की संख्या कितनी है, 4। और वर्ष 2005 में, मेरे आज भी याद है, वर्ष 2005 में संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर हुआ था 2nd ग्रेड का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये अजमेर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न पूछ लिया। तो जिलों की संख्या सिंपली कितनी है, 4 आपको पता ही है, ठीक है मेरे प्रभुओं। बढ़ो आगे। तो आपका उदयपुर हुआ, कोटा हुआ, अजमेर हो गया, और अब बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग की बात करें तो वर्ष 2009 में जयपुर में सीतापुरा के तेल डिपो में आग लग गई थी, जिसमें 2 लड़कियां जल गई थी, जलने को बोलते हैं, जली नहीं थी, पूरी झुलस गई थी, ठीक है। तो एक कोड बन गया इसका, जयपुर में। अब 2 ऐसे लिखना है, 2 ए, जली तो लिख देना झुलसी, जयपुर में 2 झुलसी। तो कोड ये बन गया जयपुर, इसका कुछ नहीं, 2 से बना दोसा। ऐसे राजस्थान का बिना मात्रा का शहर अलवर, एकमात्र ऐसा जिला जिसके नाम में कोई मात्रा नहीं आती है। झू से बना झुंझुनू, और सी से बना सीकर। जिलों की संख्या कितने हैं, 5। याद रखना, अलवर, एनसीआर, एनसीआर का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली में आता है। एनसीआर में कौन आता है, अलवर आता है। शामिल करने की बात, शामिल करने की बात, किस जिले को शामिल करने की बात चल रही है, झुंझुनू जिले को, समझ में है ना। और अलवर को शामिल कर लिया, याद रखना झुंझुनू जिले को शामिल करने की बात चल रही है, ये चीजें याद रखनी है आपको। तो आपका उदयपुर हुआ, अजमेर हुआ, जयपुर हुआ, कोटा हुआ। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट संभाग की, बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग तो आपको पता ही है, देशनोक में करणी माता का मंदिर है, चूहे बहुत सारे हैं, चूहे बहुत परेशान करते हैं, इसलिए यहाँ पे एक कोड बना दिया बीकानेरी। जो चूहे हैं उनको गंगा में स्नान कराओ। तो बीकानेरी चूहा गंगा में, ये कोड बन गया बीकानेरी चूहा गंगा में। सफेद जो चूहे होते हैं जिन्हें काबा बोलते हैं, उनको एक बार गंगा में स्नान कराओ। तो बीकानेरी चूहा गंगा में। तो बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगा नगर, जिलों की संख्या 4। ये बीकानेर संभाग हो गया। तो आपका बीकानेर संभाग कराया, उदयपुर संभाग करा दिया, जयपुर संभाग करा दिया,
कोटा संभाग करा दिया। अब बात करता हूं भरतपुर संभाग की। भरतपुर संभाग सबसे अजब गजब निराला संभाग। भरतपुर में कोई गांव ऐसा था जिसमें आज तक है ना किसी की शादी नहीं हुई। जितने बच्चे थे उतने सारे के सारे कंवारे ही थे, ठीक है, शादी नहीं होती थी। बड़े जो बूढ़ा बूढ़ी थे बड़े मनुष्य की शक्ल लेके बैठे रहते थे बेचारे, क्योंकि बच्चों की शादी नहीं होती थी। अब क्या हुआ, अचानक से कहीं से कोई एक लड़के की सगाई हो गई तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। अब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं। समझ में आए तो एक बेचारा डोकरा बाबा कहाँ बैठा हुआ था, ठीक है, एक डोकरा बाबा चबूतरे के ऊपर बैठा हुआ था। तो आने जाने वाले से पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो बोलता है बाबा आज अपना गांव में धोड़े की सगाई आई चे। तो पूछो कड़ा सो आई चे बेटा, तो धोड़े की सगाई भरतपुर सो आई चे। तो ये कोड बन गया मेरे बच्चों कि धोड़ा कालिया, धोड़ा दो छोरा था, धोड़ा कालिया की सगाई भरतपुर से आई। धोड़ा कालिया की सगाई भरतपुर से आई। अब यहां लुगाई मत कर देना कि धोड़ा कालिया की लुगाई भरतपुर से आई, यहां पे करना है धोड़ा कालिया की सगाई भरतपुर से आई। तो धोल से बना धौलपुर, करौली, से सवाई माधोपुर और भरतपुर। जिलों की संख्या 4। जिलों की संख्या कितनी है? 4। तो आपके मैंने 6 संभाग बता दिए। 7वें संभाग की हम चर्चा करेंगे। 7वां संभाग आपका जोधपुर है। इसका कोड कुछ नहीं है, इसमें बस शेष जिले जो मैंने अब नहीं लिखा है वो शेष क्या ये जिले आएंगे। और शेष जिलों में कौन कौन से हैं? 6 जिले हैं इसमें भी। सिरोही है आपका, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, पाली है और खुद जोधपुर है। जिलों की संख्या हो गई होगी 2 4 6। ये 6 जिले हैं। ये 6 जिले हैं मेरे दोस्तों। और ये 6 जिले हैं ना, ये आपको पता ही होगा। इसको देखना, 6 जिले हैं, इनको आपको पता ही होगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और आपको अब ये 7 संभाग याद हो गए होंगे और 7 संभागों में आपको पूरा क्लियरली पता हो गया होगा कौन सा संभाग किस में आता है और कौन से संभाग किस में नहीं आता है, ठीक है। अब मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुना, नोट लेके लिखो, नोट में लिख लो आप, लिखना चाहो तो अपन सबसे पहले जैसे ये संभाग को बारे में बता दें। तो आप पूछे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो आंसर होना चाहिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है बीकानेर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, याद रखना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, बीकानेर है। आपको पूछे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो आपको बताना है जयपुर संभाग। या आपको लिखना है नवीन गठित संभाग कौन सा है, तो नवीन गठित संभाग। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग पूछे आपसे तो बताना है भरतपुर संभाग। समझ में आया ना। और अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ ले आपसे कि भाई नवीन बता दिया मैंने और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग पूछ ले तो कौन सा संभाग बताना है आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है आपका, तो आपका जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीजें, ठीक है दोस्तों। बढ़ो आगे। अब राजस्थान में बात करते हैं अपन अक्षांश देशांतर रेखाओं की, ठीक है। राजस्थान की स्थिति और विस्तार की बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बंधुओं। राजस्थान की स्थिति व विस्तार। राजस्थान की स्थिति
व विस्तार की बात करता हूं अब। तो पहली चीज तो ये देखना, राजस्थान की स्थिति व विस्तार। राजस्थान की स्थिति व विस्तार अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो परीक्षा में अगर प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान की स्थिति व जो विस्तार है इसे दर्शाया, राजस्थान की स्थिति व विस्तार को दर्शाया जाता है। अगर ऑप्शन दे दे आपको अक्षांश के द्वारा, अक्षांश रेखा के द्वारा, देशांतर के द्वारा, देशांतर रेखा के द्वारा, अगर ये ऑप्शन में दे दे आपको ए बी सी डी और बोले सही है ए प्लस सी नंबर 1, नंबर 2 ए प्लस सी, दूसरा है बी प्लस डी, नंबर 3 है आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और नंबर 4 है आपका ए प्लस डी। अब मेरे दोस्तों आंसर आप दोगे, आंसर दो आप इसका। राजस्थान की स्थिति व विस्तार को दर्शाया जाता है ए अक्षांश से, बी अक्षांश रेखा से, सी देशांतर से, डी देशांतर रेखा से। अब इन चारों में अब कूट दे दिया, सही आंसर है। पहले में लिखा हुआ है ए प्लस सी, दूसरे में लिखा हुआ है बी प्लस डी, तीसरे में लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और चौथे में लिखा हुआ है ए प्लस डी। बोलो कौन सा आंसर है? ए प्लस सी, ए प्लस सी, किसी ने बोला ए प्लस सी, किसी ने बोला बी, किसी ने बोला 1 और 3, 1 और 3 यानी कि ए प्लस सी, बी डी। अब देख लो, ठीक है। हाँ, मैं एक माला लेके बैठूंगा मेरे भाई, मैं एक माला ले लूंगा और मैं मंदिर में, तेरा नाम मुझे बता देना, मैं तेरे नाम की 101 माला जप दूंगा जिससे तेरा पटवारी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक काम कर, बिल्कुल भी मत पढ़ना, ठीक है। तू तो आराम से है ना, रेस्ट कर, इधर मस्ती कर, घूम फिर आराम से। कोई बच्चा कह रहा है कि सर आप दुआ करो मेरा पटवारी में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा उस बच्चे को कि पढ़ाई मत कर, मेरी दुआ से अगर तेरा सिलेक्शन होता है तो मैं तेरे लिए माला फेरने के लिए तैयार हूं, ठीक है। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए? और कोई काम हो तो बता देना। यह है कोई पीरा 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 करके है ये, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ क्या आंसर है, तो अभी आपको पता लग जाएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मुझे नहीं पता, ये आप देख लेना। तो बात किसकी चल रही थी? राजस्थान की स्थिति व विस्तार की। और राजस्थान की स्थिति और विस्तार दर्शाने के लिए देखो, अब ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। एक होती है अक्षांश, एक होती है अक्षांश रेखा, एक होती है देशांतर, एक होती है देशांतर रेखा, ठीक है। तो स्थिति को दर्शाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक होती है अक्षांश की और एक आवश्यकता होती है देशांतर की। अब इनकी परिभाषा अलग अलग है, समझो आराम से। परिभाषा क्या है? बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग परिभाषा है, तो समझ में आ जाएगा। अक्षांश की परिभाषा बताता हूं मैं आपको क्या होती है, अक्षांश किसे कहते हैं। तो देखो, ये एक रेखा है भूमध्य रेखा, याद करो इसको। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की, कोई भी स्थान हो, संसार का कोई भी स्थान, चाहे वो गांव हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे जिला हो, चाहे राज्य हो, चाहे देश हो और चाहे महाद्वीप हो, कुछ भी हो, भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की
कोणात्मक दूरी, कोणात्मक दूरी उस स्थान की क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। ये याद रखना, भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी, एक चीज याद रखना है, अक्षांश हमेशा किसको दर्शाती है? कोणात्मक दूरी को दर्शाती है। मैं आपको समझा देता हूं। ये देखो, मैं इधर एक छोटा सा मानचित्र बनाऊंगा, इधर दिख जाएगा। ये आपकी मैंने पूरी ग्लोब बनाया, ग्लोब में ये मैंने अक्षांश रेखा बना दी आपको, ये लो, ठीक है। अब आपको, और ये आपकी देशांतर रेखा है। आपको पता है भारत हमारा यहाँ पे स्थित है, समझ में आया? तो आपने प्रकार से पहले चाप लिया करते थे, ए ये लो और दूसरा यहां से सपोज करो ये लो। अब ये देखो, ये कोणात्मक डिस्टेंस हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो भारत अपना जैसे बिंदु लगा रखा है, यहाँ पे स्थित है, तो कोणात्मक दूरी जो ये चाप लगाते थे, प्रकार से अपन चाप काटते थे, वो डिस्टेंस ही तो बताते थे, अपन कोणात्मक दूरी तो ज्ञात करते थे उससे कि कितनी डिस्टेंस है। तो याद रखना, भूमध्य रेखा से इस रेखा से किसी भी देश की, किसी भी स्थान की, किसी भी जिले की जो कोणात्मक दूरी होती है, जैसे अब यहां से कोणात्मक दूरी में ये मान लो, जैसे ये कोण बन रहा है, ये देखो ये कोण बढ़ रहा है ना, आगे जाएंगे बढ़ता जा रहा है, देखो ये कोणात्मक दूरी है, समझ में है ना। और तो किसी भी स्थान की जो कोणात्मक दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। कोणात्मक दूरी में जैसे ये भारत टच कर रहा है, तो देखो भारत की ये वाली अक्षांश, जैसे ये टच कर रहा है तो ये वाली अक्षांश हो गई, ठीक है। तो याद रखना, भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की जो कोणात्मक दूरी होती है उसे उस स्थान का अक्षांश कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो अक्षांश किसको दर्शाती है? कोणात्मक दूरी को। भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की कोणात्मक जो दूरी होती है उसे उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। अक्षांश की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता क्यों? तो याद रखना, अक्षांश की आवश्यकता पड़ती है किसी भी की स्थिति या लोकेशन दर्शाने के लिए, स्थिति या लोकेशन दर्शाने के लिए। ये याद रखना, किसी की स्थिति या लोकेशन दर्शाने के लिए मुझे अक्षांश की आवश्यकता होती है, अक्षांश रेखा की आवश्यकता नहीं होती। ये चीज याद रखना। आपसे पूछ सकता है, जैसे आप अभी वर्तमान में किस स्थिति पर बैठे हुए हो, किस स्थिति में लेटे हुए हो, तो उस आप कितने डिग्री अक्षांशों के बीच में लेट रहे हो, आपकी जो स्थिति है उसके लिए, आपकी जो स्थिति दर्शाने के लिए मुझे जिसकी आवश्यकता हुई उसे बोलते हैं अक्षांश। अक्षांश रेखा क्या है? तो अक्षांश रेखा देखो, संख्या भी दोनों की अलग अलग है, ये टॉपिक मैं आपको अलग से ही पढ़ाऊंगा, बस समझा देता हूं। भूमध्य रेखा के पैरेलल यानी कि समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, ये याद रखना। देखो, समानांतर खींची गई रेखाओं को, एक तो भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की कोणात्मक डिस्टेंस हो गई और एक भूमध्य रेखा के पैरेलल खींची गई रेखा हो गई। तो भूमध्य रेखा के पैरेलल खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इनकी आवश्यकता क्यों? तो अक्षांश रेखाओं से हमेशा मेरे दोस्तों जलवायु का निर्धारण होता है। अगर जलवायु का निर्धारण करना है तो मुझे अक्षांश रेखाओं की आवश्यकता होती है। याद रखना, अक्षांश रेखाओं से जलवायु का निर्धारण होता है। ये आ गया होगा, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, अक्षांश और अक्षांश रेखा। अगर पूछे कोणात्मक दूरी तो अक्षांश, और समानांतर दूरी तो अक्षांश रेखा। अगर पूछे स्थिति दर्शाने के लिए, लोकेशन के लिए अक्षांश, और जलवायु के लिए अक्षांश रेखा। अब क्लियर इज इट? ये क्लियर हो गया होगा मेरे दोस्तों। देशांतर रेखा बिल्कुल जैसे अक्षांश रेखा है, अक्षांश है, वैसे देशांतर रेखा है। अर्थात अब बात कर रहा हूं मैं भूमध्य रेखा से वहां पे, तो यहां पे बात करेंगे ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच रेखा से, अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा से, ग्रीनविच रेखा से किसी भी स्थान की कौन सी दूरी? कोणात्मक दूरी, कोणात्मक
दूरी उसी स्थान का देशांतर कहलाएगी। और ग्रीनविच रेखा के लंबवत खींची गई, ग्रीनविच रेखा के लंबवत खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। तो देखो इन देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, वही लोकेशन दर्शाने के लिए। और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ी समय के निर्धारण के लिए, समय का निर्धारण। अब ये देखो अलग अलग आ गया। समय का निर्धारण होता है हमेशा देशांतर रेखाओं से। समय का निर्धारण किससे होता है, समय का। पीरा खान, मैं गुस्सा नहीं हुआ, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ, मैं आपकी सही बात का जवाब दे रहा हूं। मेरे बच्चे तू पढ़ाई कर, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर, भगवान तेरा साथ देगा 100% और तेरा सिलेक्शन होगा, सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा। अर्चना गुप्ता, मजे मत ले। अर्चना गुप्ता बोल रही है कि पीरा रिटायर हो गया है क्या। पीरा रिटायर कहाँ से होगा, अभी नौकरी नहीं लगा तो पीरा से होगा। मजे मत लो, वो भी आपका ही है ना, भाई है, ऐसे मजे मत लिया करो सब एक दूसरे के। और मैं सबके लिए दिल से दुआ करूंगा, सबके लिए दिल से दुआ करता हूं कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सबकी नौकरी लगे, ठीक है। हाँ, मार्कर बड़ा कर लेंगे। रामेश्वर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने, आपके बड़प्पन के लिए। राजस्थान का छोटा संभाग कौन सा संभाग है, भरतपुर संभाग राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है, ठीक है दोस्त। और बोल, चले आगे। तो देखो ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, पहली बार मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर समझ में आया होगा, क्योंकि अब मैं ये टॉपिक ही अक्षांश देशांतर रेखाओं का एक टॉपिक करेंगे, इनकी विशेषता पढ़ेंगे, समझ में है ना। अर्धवृत्त कौन सी होती है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होती है। तो फिलहाल तो इतना याद रख लो कि लोकेशन के लिए दो ही चीज जरूरी होती है, अक्षांश और देशांतर, समझ में है ना। और जलवायु के लिए मुझे चाहिए अक्षांश रेखा, और समय के निर्धारण के लिए चाहिए मुझे देशांतर रेखा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन राजस्थान की बात करेंगे कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार क्या है, समझ में आया ना। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो अब ये देखो जो मैंने अभी पहले आपको बताया, एक बार फटाक से उनको देखते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये देख लो, ये मैंने बता दिया था किसके लिए कक्षा इंपोर्टेंट है, सब आ गया होगा। राजस्थान के निर्माण, राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था 1 नवंबर 1956 को। इस समय जिलों की संख्या 26 थी, है ना। 26वां जिला अजमेर, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 BDR HKP। 15 अप्रैल 1982, 10 अप्रैल 1991 में 3 जिले, 12 1994, 19 जुलाई 1997, 26 जनवरी 2008। राजस्थान का नवीनतम संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग धौलपुर, सबसे बड़ा जैसलमेर, 12.66 गुना ये बड़ा संभाग है, ठीक है। संभाग 7 है। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में। संभागीय व्यवस्था इस समय संभाग 1949 के समय 5 थे। नया संभाग जयपुर से पृथक करके अजमेर को जिला बनाकर बनाया गया था। 7वां संभाग वसुंधरा राजे ने भरतपुर को 4 जून 2005 को बनाया गया था मेरे दोस्तों, ठीक है। संभाग ये आपको क्लियर हो गया। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 49 में, बंद हुई 1962 में। संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया था, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने इसे बंद कर दिया था। पुनः 1987 में हरदेव जोशी की सरकार ने इसे पुनः चालू किया गया था, ठीक है। और निम्न में से पूछ ले कौन सा जिला सुमेलित नहीं है, तो उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और सिरोही। ऐसा प्रश्न जो संभाग के लिए दिया तो इसका आंसर सिरोही था। आगे की उदयपुर संभाग का कोड है राज डूंगर पर चढ़कर बांस उठा, ठीक है। अगला है कोटा संभाग का बाबूजी मारी और भी झांको। अगला संभाग है अजमेर संभाग, भील की टोकरी में नाग आया। अगला संभाग है आपका जयपुर संभाग, जयपुर में 2 झुलसी, ठीक है। नेक्स्ट संभाग था बीकानेरी चूहा गंगा में। अगला संभाग था भरतपुर संभाग, दोड़ा काड़े की सगाई भरतपुर से आई। अगला संभाग है शेष जोधपुर संभाग में सभी जिले आते हैं जो मैंने आपको बताया अभी। फिर आगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार को दर्शाने के लिए मैंने अभी एक प्रश्न दिया था, इसका सही आंसर है अक्षांश और देशांतर, यानी कि A और C सही आंसर है इसका।
ठीक है। अक्षांश किसे कहेंगे, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर देशांतर रेखा किसे कहते हैं। भूमध्य रेखा से अगर किसी स्थान की कोणात्मक दूरी है तो उसे अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा के अगर कोई समानांतर है तो उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है, एक लोकेशन को दर्शाती है, एक जलवायु का निर्धारण होता है, एक से देशांतर सेम वही डेफिनेशन आ जाएगी। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी देशांतर है और 0 डिग्री के लंबवत खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर से लोकेशन का निर्धारण होता है और देशांतर रेखा से मेरे दोस्तों समय का निर्धारण होता है। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर ये आपको समझ में आया हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने मेरी बात को 1 घंटे तक सुना, मैंने जो बोला उसको समझा, इसके लिए आपका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूं। अच्छे से पढ़ते रहना, मन से पढ़ते रहना, नौकरी लगेगी 100%। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी दुआएं भी हमारे साथ हैं। आपको देख पता होना चाहिए दिनेश सर कितना अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी कॉलेज लेक्चर के लिए, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भूगोल की कक्षाएं अपन अति शीघ्र 17-18 सितंबर से शुरू करेंगे। टेंशन मतलब बहुत जल्दी शुरू करेंगे। वापस बोल रहा हूं, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी शुरू करेंगे। 17-18 सितंबर के आसपास हम शुरू करेंगे उसको, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय, कल मिलते हैं, लव यू।